Hello friends, now today we will start with your new chapter that is liquidation of companies. ठीक है ना? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है? तो आई वांट टू से कि समटाइम्स अगर कंपनीज में बहुत सारे ह्यूज लॉसेज हो रहे हैं और कोई आपको फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो प्रपोज कर सकते हैं कि हम कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, ठीक है ना? और फिर वो शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोजल रखते हैं और जब शेयर होल्डर्स इस चीज को अप्रूवल दे देते हैं तो कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लिक्विडेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि कंपनी अपने अपने पूरे बिजनेस को बंद करना चाहती है, कंपनी पूरे अपने एसेट्स को सोल्ड ऑफ करना चाहती है और उसके थ्रू अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट करके जो भी बचा इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर जो हैं उनका सेटलमेंट करना चाहती है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हेन डन इज कॉल्ड एज योर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप, इन तीनों में फर्क होता है। डिसोल्यूशन वर्ड हम यूज कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन। फिर जब हम बात करते हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो वर्ड्स हो गए अब, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे एसेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। देन जो भी सेटलमेंट इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ करना है वो हम कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो कंपनी बंद हो जाती है और उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड लिक्विडेशन, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसमें बताता हूं कि हाँ, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको ये भी बताता हूं। तो इस चैप्टर में हमें तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो हम बनाएंगे, सीखेंगे हम। दूसरा टॉपिक है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विच इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो भी हम पढ़ेंगे। और थर्ड हमें पढ़ना है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो ये तीन टॉपिक है दोस्त जो हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, दूसरा टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और तीसरा टॉपिक दैट इज योर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब कैसे लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आई वांट टू से लिक्विडेशन के प्रोसेस में सबसे पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि हम कंपनी को लिक्विडेट करेंगे। तो जब वो ये प्रपोजल रखते हैं तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट्स के साथ, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर एस्टिमेटेड अमाउंट्स के साथ कि हम कैसे कैसे एसेट्स को सोल्ड करेंगे, कौन सा एसेट कितने में सोल्ड होगा, वो सब बताते हैं। और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कैसे करोगे आपकी लाइबिलिटीज का, भाई क्रेडिटर्स को कितना देना है, गवर्नमेंट ड्यूज का कितना देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का कितना देना है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट कैसे करना है, वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पर पहले एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स। वो किस बेसिस पर बनता है? एस्टिमेटेड बेसिस पर। जब वो एस्टिमेटेड बेसिस पर बन जाता है और फिर वो शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद हर साल धीरे धीरे आपका कुछ एसेट सोल्ड होता है और उसके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटी पे ऑफ होती है, फिर कुछ एसेट सोल्ड होता है, फिर कुछ लाइबिलिटी पे ऑफ होती है। तो हर साल जब ये ऐसा होता है तो उसके लिए हर साल हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद जब सारे एसेट सोल्ड हो गए, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई, तब जाकर के हम एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डायरेक्टर्स बनाते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, यानी लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिक्विडेटर बनाता है, तो वो लिक्विडेटर जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है वो सारे एसेट्स सोल्ड ऑफ करने के बाद, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद बनाता है, तो वो हमेशा बनता है एक्चुअल अमाउंट्स पर। तो दैट इज द डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो भी हमें पढ़ना है, एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो भी हमें पढ़ना है। जो बीच के हर साल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेंगे, एवरी ईयर जो बनेंगे, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेंगे, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इस कोर्स में नहीं है। और थर्ड टॉपिक जो मैंने आपको बताया, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो क्या होता है? तो वो जब टॉपिक आएगा दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक, राइट। तो बिफोर दैट नाउ लेट अस स्टार्ट दिस लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो तीन टॉपिक में से हम अभी जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो कैसे बनता है, ठीक है ना। बट धीरे धीरे करके आपको और समझ में आएगा, बट एक प्रोसेस जो था वो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले डायरेक्टर क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मतलब डायरेक्टर एक एस्टिमेटेड बेसिस पे बताएगा कि मैं कैसे कैसे कौन कौन से एसेट्स को सोल्ड ऑफ होना है और उसके अगेंस्ट कैसे कैसे लाइबिलिटीज का पेमेंट होना है। इसके बाद जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करा जाएगा। वो लिक्विडेटर को जो अपॉइंट करते हैं हम, वो कंपनीज अगर वॉलंटरली लिक्विडेशन कर रही है तो कर सकती है, या फिर अगर कंपनी वॉलंटरी नहीं कर रही है मगर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है तो कंपलसरी लिक्विडेशन होगा, तो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा। फिर जब वो लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि वो सारे एसेट्स को सोल्ड ऑफ करे और सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ करे, ठीक है ना। तो जब वो लिक्विडेशन प्रोसेस, जब वो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो वो हर साल जब भी कोई एसेट्स को सोल्ड करेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा, तो वो हर साल का एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा। और जब उसने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है एक्चुअल में, तब जाकर के वो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा, जिसमें एक्चुअल फिगर्स पर जितने पर एसेट सोल्ड हुआ, जितने पर लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई, वो सब एज इट इज आएगा। ऐसा आपका लिक्विडेशन प्रोसेस होता है पूरा। चलो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम और उसके बाद थर्ड हम टॉपिक बाद में समझेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड एज योर बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज, वो हम बाद में समझने वाले हैं। तो अब जब हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि भाई इसमें मैंने बताया लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है जैसे, तो जब कंपनी बंद होती है, क्लोजिंग डाउन ऑफ द लिमिटेड कंपनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, ठीक है ना, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। उसके बाद एसेट्स आर सोल्ड, जब भी हम वाइंडिंग अप होगा तो हम एसेट्स को बेच देंगे, पेमेंट कर देंगे हमारे एक्सपेंसेस और आउटसाइड लाइबिलिटीज का, और सेटलमेंट कर देंगे विद द ओनर्स का। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपके लिक्विडेशन का। जो हम सेटलमेंट करेंगे ओनर्स का, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लिक्विडेशन प्रोसेस कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। लिक्विडेटर वॉलंटरली अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो वो अपॉइंट करेगी, वरना कंपलसरी के थ्रू तो कोर्ट अपॉइंट कर देगा। ये बैलेंस शीट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब लॉस, और साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, 10% डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक फॉर्मेट है सपोज आपकी बैलेंस शीट का। तो इसमें क्या है, जैसे जो ये सिक्योर्ड लोन है वो तो लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो जब हमें इन सब का पेमेंट करना है तो देयर विल बी सम ऑर्डर ऑफ पेमेंट, कि सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, फिर किसका पेमेंट करना है। दैट ऑर्डर वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है ना। तो जब वो ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जब भी हम लिक्विडेशन के पेमेंट्स का, देखो ये आपको ये दे रखा है, जब भी हम बात करेंगे लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट का, तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहला पेमेंट जो हमें करना है वो करना है लीगल एक्सपेंसेस। दूसरा पेमेंट हमें करना है वो हमें करना है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, और तीसरा जो हमें करना है वो हमें करना है दैट इज योर लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस। पहले तीन तो ये हो गए आपके, फर्स्ट लीगल एक्सपेंसेस, सेकंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, थर्ड लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस। ये तीन तो हो गए। फिर इसके बाद फोर्थ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आ गई। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो उनके जो एसेट्स के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, वो एसेट्स जब हम सोल्ड ऑफ करेंगे उससे जो पेमेंट आएगा, उससे सबसे पहले पेमेंट आपके सिक्योर्ड लाइबिलिटीज का हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन्स का हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। आज मैंने आपको लोन दिया और आपसे कोई सिक्योरिटी में चीज ले रखी है, तो जैसे ही मुझे पता पड़ा कि आप लिक्विडेट हो रही है आपकी कंपनी, तो मेरे पास जो आपकी चीज पड़ी हुई है मैं बेच करके पहले मेरे पैसे ले लूंगा उसमें से। तो इसीलिए हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट उनके अगेंस्ट जो सिक्योर्ड एसेट्स क्रिएटेड है, वो सिक्योर्ड एसेट्स बेचने पर जो भी पेमेंट आता है वो सबसे पहले सिक्योर्ड लाइबिलिटीज वाले ले लेते हैं, सिक्योर्ड लोन वाले ले लेते हैं, और फिर जो भी पेमेंट और बच गया वो कंपनी को वापस कर देते हैं। और अगर उनका कोई पेमेंट कम पड़ गया तो वो भी अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह बन जाएंगे, और फिर जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा सब दूसरों का, वैसे फिर बचा हुआ पेमेंट उनका भी उसी तरीके से होगा। तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट जब उनके सिक्योर्ड एसेट्स को बेचने के बाद हो गया, तो इसके बाद जो बारी आती है वो आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। ये अनसिक्योर्ड है, मगर नाम क्या है?
प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि इनको पहले प्रेफरेंस देनी है पेमेंट करते टाइम। किनको पहले प्रेफरेंस देनी है? तो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये लिक्विडेशन कंपनीज ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सबसे पहले मगर आपको जो करना है करो, मगर कंपनी का अगर कोई ड्यू हमारे प्रति बाकी हो, टैक्सेस के प्रति बाकी हो, आपको टैक्सेस, इनकम टैक्स कुछ आपको पेंडिंग हो, तो वो इनकम टैक्स का पेमेंट सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के तौर पर आप हमको पहले पे कर दो। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए तो अपना तो पेमेंट पहले लेगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ड्यूज रिलेटेड टू टैक्सेस बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू लास्ट असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर जो 12 मंथ्स का है ना, सिर्फ 12 मंथ्स का ही जो आपको 12 मंथ्स तक का ही जो आपने ड्यूज निकाला होगा टैक्सेस का, वही पेमेंट आपको सिर्फ करना पड़ेगा। तो आई बिलीव आपको जो इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, विच आई टोल्ड यू राइट नाउ, दैट इज सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूज देना है रिलेटेड टू टैक्सेस। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ड्यू रिलेटेड टू टैक्सेस, बट जो डिमांड रेज हुई है अप टू लास्ट 12 मंथ्स, उससे पहले की डिमांड है तो प्रेफरेंशियल नहीं होगा। दूसरा आपको देना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। वो सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज will be restricted to 20,000 per person or 4 months salary, whichever is lower. ये आपको पे करना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज ऑल्सो योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और उसके बाद कोई भी आपकी ड्यूज अगर एम्प्लॉइज के अगेंस्ट बाकी हो, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे कोई उनका एक्रूड हॉलीडे, एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, या फिर आपका कोई क्या बोलते हैं लीव एनकैशमेंट देना हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देना हो, तो आई बिलीव दैट ऑल विल कम एज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बट जब हम इसमें गवर्नमेंट ड्यूज की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, दे ऑल नॉट विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट ड्यूज में। गवर्नमेंट ड्यूज में सिर्फ टैक्सेस आएंगे, और वो भी कब, जो आपके टैक्सेस विद इन लास्ट 12 मंथ्स में ही अरेज हुए होंगे, वो राइज हुए होंगे, वो ही। उससे पहले के कोई लाइबिलिटी बाकी है टैक्सेस वगैरह की, तो वो सब अनसिक्योर्ड में जाएगी, प्रेफरेंशियल में नहीं आएगी साहब। चलो, आपको बात समझ में आ रही है? तो पहले हम सबसे पहले, अगर मैं लिक्विडेशन के लीगल ऑर्डर की बात करूं ऑफ लिक्विडेशन में कैसे पेमेंट होगा, तो पहला पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन होंगे? गवर्नमेंट ड्यूज रिलेटेड टू टैक्सेस विच हैज बीन रेज्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स ओनली। दूसरा, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज। सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज देते टाइम पर पर्सन का मैक्सिमम कैप 20,000 है, या फिर 4 मंथ्स का सैलरी विच एवर इज लोअर। और बाकी जो भी आपका एम्प्लॉयज के प्रति कोई भी ड्यू बाकी है, प्रोविडेंट फंड का बाकी है, एक्रूड हॉलीडे एक्सपेंसेस बाकी है, रेम्यूनरेशन बाकी है, वो सब भी आ जाएगा। वो तो पूरा पूरा आ जाएगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, बट सैलरी में लिमिट है सिर्फ। ये हो गए आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं ऐसी लाइबिलिटीज का जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, जैसे एग्जांपल डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर ही आपका चार्ज होना, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि आपके पास सारे एसेट्स के ऊपर आपके पास चार्ज प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर फ्लोटिंग चार्ज। तो डिबेंचर्स जब भी हम डिबेंचर्स से जब भी हम पैसा रेस करते हैं तो डिबेंचर्स पर हमेशा बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देने के बाद आप उन लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हो जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है। तो वो क्या है? तो वो है डिबेंचर्स और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। और फिर जो बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ पेमेंट जब आप उनको पे कर रहे हो, जब तक का जो इंटरेस्ट है वो अनसिक्योर्ड ही कहलाएगा। वो आपका यहां पर ऐड नहीं होगा, डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग चार्जेस में ऐड नहीं होगा, वो लाइबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज में ऐड नहीं होगा वो। हाँ, तो उनका पेमेंट बाद में आएगा फिर,
ठीक है ना। तो ये वाली बात भी बता दी, देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और उसके बाद देखो मैंने आपको ये लिख करके भी बता दिया, यस इसमें बता दिया मैंने एग्जांपल, गवर्नमेंट टैक्सेस थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह बता दिया। फिर लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज का पेमेंट करना है, और लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज में क्या आएगा, डिबेंचर्स आएगा, प्रिंसिपल प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल द जनरल एसेट्स। ठीक है ना, एक मिनट, ओके तो फिर फ्लोटिंग चार्ज हमने पढ़ लिया, दैट इज प्रिंसिपल प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल द जनरल एसेट्स, ये तो मैंने फ्लोटिंग चार्ज का मतलब बताया था आपको। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आ गई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब अब जो भी बचे हुए हैं वो सब अनसिक्योर्ड हैं। इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, जो मैंने आपको बताया। फिर ये सब पेमेंट करने के बाद बारी आएगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो हमें पेमेंट करना है उसमें उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनका अमाउंट ऑफ डिविडेंड और उनका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सब पहले पेमेंट करोगे, और फिर जो भी बच जाएगा, अगर कुछ बच गया तब जाकर के पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दैट इज जो भी बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगा। ठीक है, अभी आप इसके क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत 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 सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में समझाने के लिए। तो लेट अस रीड दिस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में समझाने वाला पॉइंट। तो हम इसके रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका चेक करना, आपका भी क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1/4/2017। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट। ठीक है ना, ये आपके मॉड्यूल में भी गिवन है क्वेश्चन शायद। अब देखो क्या गिवन है, गवर्नमेंट टैक्सेस पेबल फॉर द ईयर 15-16 22,000 एंड फॉर द ईयर 16-17 21,000। तो मैंने जो आपको बताया सिर्फ लास्ट 12 मंथ्स का ही जो गवर्नमेंट ड्यूज है रिलेटेड टू टैक्सेस बस वही आता है, उससे पहले का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें पेबल फॉर द ईयर 15-16 वाला नहीं आएगा क्योंकि 1/4/2017 की बात कर रहा है। तो 1/4/2017 की बात कर रहा है, इसका मतलब 16-17 वाले लास्ट 12 मंथ्स हुए, तो इसका मतलब ये फॉर द ईयर 16-17 21,000 ही आएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेबल टू द गवर्नमेंट ऑन 31 मार्च 2016, ये नहीं आता है। वेजेस ऑफ स्टाफ मिस्टर ए फॉर 5 मंथ्स एट द रेट 4,000 पर मंथ, तो मैंने आपको क्या बताया, वेजेस जो पे करने, वेजेस सैलरीज जो भी आपको पे करनी है वो कितना होना चाहिए, आई कैन से 4 मंथ्स की होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम 20,000, विच एवर इज लोअर। तो अगर मैं इसको, ये तो 5 मंथ्स की दे रखी है तो मेरे को तो 4 मंथ्स की निकालनी है, तो 4 इंटू 4,000 विल गिव मी 16,000 ओनली। तो यानी वेजेस ऑफ मिस्टर ए 16,000 ही आएगा। उसके बाद वेजेस ऑफ मिस्टर बी दे रखा है फॉर 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ। तो यहां पर दोस्त 4 इंटू 6,000 करोगे तो 24,000 आ रहा है, मगर मैक्सिमम कैप 20,000 का ही होगा, तो वो आ जाएगा। फिर एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टाफ मिस्टर सी 21,000, ये पूरा आ जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कंपनसेशन पेबल ऑफ 25,000 टू स्टाफ डी अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ये भी पूरा ही आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी पेबल टू द स्टाफ मिस्टर ई, ये भी पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से आप इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाल चुके हो। चलो इसका आंसर चेक करवा देता हूं मैं आपको। यस, देखो ये दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इफ यू विल चेक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, तो गवर्नमेंट टैक्सेस पेबल फॉर 16-17 ने लिया 21,000, उसके बाद वेजेस ऑफ मिस्टर ए लिया 4 इंटू 4,000 करके 16,000, फिर उसके बाद वेजेस ऑफ स्टाफ ऑफ मिस्टर बी लिया 4 मंथ्स इंटू 6,000, मगर उसका मैक्सिमम कैप 20,000 का, फिर बाकी पूरा एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ सी 21, फिर मिस्टर डी का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 25 और प्रोविडेंट ग्रेचुइटी 33, तो टोटल मिला के 1,33,000 इज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का आंसर। हाँ, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की सीक्वेंस है, गवर्नमेंट ड्यूज रिलेटेड टू टैक्सेस फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, एम्प्लॉय के सैलरी या वेजेस 4 मंथ्स की या फिर 20,000 मैक्सिमम, और बाकी जो एम्प्लॉयज का ड्यूज बाकी, और दूसरा एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, ग्रेचुइटी फंड का बाकी है, कोई कंपनसेशन फंड का बाकी है, तो वो सब एज इट इज आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 10।
अब दोस्त हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा फॉर्मेटिव है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। लेट अस फॉर दैट पर्पस रीड क्वेश्चन नंबर 1। हम उसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, yes, this is the question given to us. Let us read this question now. Few Assets Limited went into voluntary liquidation on March 31st 2017. At the date of the balance sheet read as follows. अब आपको बैलेंस शीट भी बता रखी है, तो बैलेंस शीट में क्या बता रखा है? सबसे पहले बताया प्लांट 2 लाख रुपीज है, स्टॉक 1 लाख रुपीज का है, डेटर्स 1,50,000 है और कैश एंड बैंक आपके पास 3,000 रुपीज है। लेस 5% डिबेंचर्स आपको बता रखे हैं 60,000 के और क्रेडिटर्स आपको बता रखे हैं 1,03,000 के। तो टोटल आपके पास 1,63,000 हो गया, और जो कि रिप्रेजेंटेड बाय 12,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 1,20,000, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2 लाख, और उसमें से डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ये सब गिवन है, इसको इग्नोर करना, इसका कोई पेमेंट करना नहीं होता है हमें, ठीक है, और ये इससे हमें कोई रियलाइजेशन भी नहीं होगा। द डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स हैड बीन पेड अप टू 31 मार्च 2016, और हमारे पास ये 31 मार्च 2017 का दे रखा है, मतलब 1 साल का एक्रूड डिविडेंड हो गया। द लिक्विडेटर सोल्ड द प्लांट एंड स्टॉक फॉर 2,75,000 एंड रियलाइज all the debts except one of 25,000 which proved to be irrecoverable. He admitted the claim of all creditors, ₹5,000 of which were preferential. क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया 5,000 उसमें से प्रेफरेंशियल है। Expenses of liquidation amounted to 1,500 and debentures were repaid on 30th September 2017. Liquidators remuneration was at the rate of 2% on the amounts realized except cash and 2% of the amount distributed to the ordinary shareholders. Prepare the liquidators final accounts ignoring income tax. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाने को बोला है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले हम हमेशा एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। उस वर्किंग नोट नंबर 1 में हम स्टार्टिंग से जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं, पूरा अच्छे से समझो, आंसर देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप खुद कर पाओगे। तो जब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे दोस्त, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैश इन हैंड से। तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना था? वी वर हैविंग कैश इन हैंड ऑफ 3,000। फिर उसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमने और एसेट्स को बेच करके रियलाइज करा। तो आई वुड लाइक टू से हमारे पास गिवन है कि हमने प्लांट और स्टॉक को सोल्ड करा 275 का, तो हम 275 लेंगे, और साथ में ऑल द डेट्स एक्सेप्ट ऑफ 25,000 रिकवरेबल। तो ऑल द डेट्स मतलब डेटर्स 1 लाख था, उसमें से 25,000 नहीं मिला, तो हमें 75,000 तो मिल गया। तो टोटल हमारे पास 275 प्लस 75 350 हो गया। उस 350 में से पहले हमको 2%, देखो बोला था ना 2% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, तो 350 का पहले 2% तो आप लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर दोगे उसमें से, या अभी मत करो, इसको पूरा ऐड कर दोगे तो बाद में भी अपन को माइनस तो करना ही पड़ेगा ना पहले इसमें से। लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखे आपको, तो लीगल एक्सपेंसेस की बात नहीं आएगी। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आपके पास आ जाएंगे, और आई बिलीव लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन अभी सिर्फ यही आएगा, 2% ऑफ द अमाउंट रियलाइज जो इतना भी था, और भी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आएगा, बट हमें वर्किंग नोट में नहीं बनाना है। वो 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वो हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब लिखेंगे हम। तो अभी जब हम इसको करने वाले हैं, तो पहले तो आपने इसमें वर्किंग नोट में लिखा कैश, मैं आपको वर्किंग नोट साथ साथ में दिखाता हूं तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। देखो ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे हम ये पहले, ठीक है, वो फॉर्मेट बाद में दिखा रहा हूं, पहले वर्किंग नोट दिखा रहा हूं। सबसे पहले कैश और बैंक था 3,000, वो लिख दिया। फिर मैंने एसेट्स जो रियलाइज करे वो सारे लिखे, प्लांट एंड स्टॉक 275, डेटर 75, तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। यहां पर डेटर्स 125 क्यों आ रहा है भाई, एक मिनट। हाँ, डेटर्स हमारे पास कितना गिवन था,
चेक कर लेते हैं। सॉरी, डेटर्स मैंने 1 लाख के देख लिए थे गलती से, वो 1,50,000 थे, तो 25 रियलाइज नहीं हुए तो वो 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए डेटर्स 1,25,000 हो गए, ठीक है। चलो, तो वो डेटर्स 1,25,000 भी लिख दिया हमने। यस, तो डेटर्स 1,25,000 लिखा है, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं ना। तो ये टोटल मिलाकर के मेरे पास 4,03,000 हो गया। फिर इसमें से अब मेरा जो प्रेफरेंस था लीगल ऑर्डर था वो क्या था, पहला लीगल एक्सपेंसेस, तो मैं लिखूंगा लीगल एक्सपेंसेस और उसमें मैंने डैश कर दिया क्योंकि वो था ही नहीं। फिर दूसरा क्या था, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ क्वेश्चन में दो टाइप से बोला है, एक तो 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश, और दूसरा हमको बोला था 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का अमाउंट अभी तो आएगा नहीं, सारी लाइबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद आएगा, तो उसका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वो बाद में निकाल लेंगे। अभी तो 2% ऑफ द एसेट रियलाइज निकाल लोगे, तो आई बिलीव 4 लाख का 2% आ जाएगा आपके पास, तो दैट 4 लाख का 2% विल बी 8,000, वो भी लेस कर दिया मैंने। और साथ में मेरे को लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस गिवन है 1,600 रुपए के, तो 1,600 भी मैं लेस कर दूंगा, तो मेरे पास 3,93,400 बच गया। मेरे पास अमाउंट 3,93,400 बच गया। फिर उसके बाद मैं किसका पेमेंट करता हूं, तो आई बिलीव सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का करता हूं, बट यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम पर नहीं है, तो डैश कर दिया मैंने। तो मेरे पास फिर वापस अमाउंट 3,93,400 बच गया। हर बार अमाउंट माइनस करने के बाद आप बैलेंस लिखा करो। फिर जो 393,400 बच गया, अब मैं पेमेंट करूंगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, सिक्योर्ड के बाद उनका नंबर आता है। क्वेश्चन में बता रखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5,000 के हैं, तो इसका मतलब मैं 5,000 का पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे पास 393,400 में से 5,000 का पेमेंट करा, तो मेरे पास बच गया 388,400। इसके बाद मैं किसका पेमेंट करता हूं, लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज डिबेंचर्स प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं वापस से आपके पास, यस, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 5% डिबेंचर्स कितना था, 60,000, और आपको नीचे क्या बताया था, डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 30th सितंबर 2017। तो आई बिलीव अभी जो डिबेंचर्स है 60,000 वो तो हमारे आ जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में, डिबेंचर्स विद द फ्लोटिंग चार्ज, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस शीट डेट से अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट है 6 महीने का, ये क्योंकि हमने उनको 30 सितंबर को पे करा है, तो मार्च अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो हमारे पास 5% ऑफ 60,000 3,000 रुपए आएगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा बाद में। तो अभी डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग चार्ज में तो 60,000 ही लेस करना है आपको। देखो, डिबेंचर्स विद लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज में सिर्फ 60,000 ही लेस करा हमने। अब इसके बाद हम जो बच जाएगा 3,28,400, तो अब हम इसके बाद यहां पर शो करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो जितने भी हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स गिवन थे उसमें से 5,000 प्रेफरेंशियल थे, तो बाकी के बचे हुए जो 98,000 थे वो आपके अनसिक्योर्ड हो गए, तो वो माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास 2,30,400 बच गया। Once you got this 2,30,400, now I believe अब हमें जो इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटीज विद द फ्लोटिंग चार्ज था, यानी डिबेंचर्स का 6 महीने का इंटरेस्ट 3,000 रुपए, 3,000 तो साल भर का हो जाएगा, सॉरी 60,000 का 5%, 3,000 तो साल भर का हो जाएगा, 1,500 रुपए 6 महीने का होगा, तो वो 6 महीने वाला भी ले लिया हमने। देखो 1,500 रुपए माइनस कर दिए, तो आपके पास 228,900 बच गया। और फिर अब आप इसमें से पेमेंट करोगे, जब सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पेमेंट होगा, जिसमें उनकी कैपिटल, उनका डिविडेंड और प्रीमियम और रिडम्पशन तीनों आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे तो प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,20,000 गिवन है, और उनका अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 1 साल का है, तो वो 1,20,000 का 10% 12,000 हो गया, तो 132 पेमेंट कर देंगे। तो 228,900 में से 132 का पेमेंट कर दिया, तो वो हमारे पास बचा अमाउंट लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो बचा 96,900। अब इसमें एक और बात बोली थी, जैसा हम डिसोल्यूशन में भी करते थे, आपको डिसोल्यूशन में भी करवाया था मैंने, कि अमाउंट पेड टू पार्टनर्स का 2% रेम्यूनरेशन, तो वैसे यहां पर भी अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का 2% बोला। तो मगर ये जो अमाउंट बचा 96,900, आई बिलीव ये तो रेम्यूनरेशन और अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर दोनों को ऐड करके है। तो अगर अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर 100 होगा,
तो रेम्यूनरेशन 2 होगा, तो ये जो 96,900 है ये 102 होगा। तो अगर मैं इसको 2% रेम्यूनरेशन निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, 96,900 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 102। अरे ये तो आप बहुत बार कर चुके हो यार। तो जब आप ऐसा करोगे, डिसोल्यूशन में भी तो करते थे हम, तो जब आप ऐसा करोगे तो दैट इज द वे यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ 1900। तो ये भी रेम्यूनरेशन माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयरहोल्डर 95,000 आ जाएगा, सॉरी। तो ये एक बार जब आपने पूरा वर्किंग बना लिया तो अब आप इसके बाद स्टेटमेंट पर आ जाओगे। स्टेटमेंट एक अकाउंट की तरह बनता है, क्योंकि जब नाम ही है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो आप सबसे पहले हेडिंग दोगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। और फिर आप अकाउंट की तरह बना लोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। फिर जब आप इसको बना लोगे, देखो ये रहा फॉर्मेट, फिर जब आप इसको बना लोगे, अब पर्टिकुलर्स अमाउंट की जगह आप रिसिप्ट्स अमाउंट और पेमेंट्स अमाउंट भी बना सकते हो। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तो आपको लिखना है पूरा बोल्ड में, फिर आप रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट के तो कॉलम बना लोगे। जब आप ये कॉलम बना लोगे तो इस कॉलम में रिसिप्ट साइड में ध्यान रखना सिर्फ 4 चीजें आती है मेनली। पहला हम लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस, तो वो देखो मैंने सबसे पहले लिखा कैश और बैंक बैलेंस, दैट इज 3000। फिर उसके बाद मैं दूसरा लिखता हूं ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। और उसके बाद ASP, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ये अलग अलग क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा, मतलब जो कोई एसेट सिक्योर्ड है वो वाले, और जो कोई अनसिक्योर्ड ऐसे मतलब जो बाकी के एसेट्स हैं वो सब लिखेंगे। ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसकी ऐसे जरूरत नहीं है ANSP और ASP की, आप डायरेक्टली एसेट्स रियलाइज लिख देना। तो वंस यू विल राइट एसेट रियलाइज, तो जो जो आपने एसेट्स रियलाइज करे, जैसे इसमें हमने करा था प्लांट डेटर्स और वो सब, तो मैंने वो देखो एसेट्स रियलाइज लिख दिया। तो फर्स्ट कैश और बैंक बैलेंस आ गया, फिर रिसिप्ट्स में एसेट्स रियलाइज, आप सारे एसेट्स को रियलाइज लिख दोगे। फिर थर्ड आप लिखोगे दैट इज योर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो आई बिलीव कि अगर आपने सिक्योरिटीज का पेमेंट करने के मतलब आपके पास, सॉरी सिक्योरिटीज का पेमेंट क्या, आपके सिक्योर्ड एसेट्स का, सिक्योर्ड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद कुछ सरप्लस बच गया तो वो आप लिख सकते हो, ये भी मैं समझाऊंगा। और उसके बाद लास्ट जो फोर्थ आता है वो आता है कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जिसमें हम कॉल्स इन अरियर्स भी ले लेंगे, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये चीजें आपकी आएगी रिसिप्ट साइड में, बस यही चीजें आएंगी। पहला वापस से बताता हूं कैश और बैंक बैलेंस, दूसरा एसेट्स रियलाइज्ड, तीसरा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, चौथा कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स विल बी कॉल्ड एज योर कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप, रिसिप्ट में चारों चीजें लिखनी है अभी हमको, बट अभी हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये दो ही चीजें थी, कैश बैंक और ये एसेट्स रियलाइज वाली, बाकी और कुछ नहीं था तो हमने डैश कर दिया। फिर इसके बाद जब आप पेमेंट साइड में आओगे तो सबसे पहले आपको पता है किसका पेमेंट, लीगल एक्सपेंसेस का, जो आपने वर्किंग नोट में बनाया था वही लिखना है एज इट इज ही। तो लीगल एक्सपेंसेस लिखा, डैश आ गया। फिर आपने लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन लिखा, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आपने दो तरीके से निकाला था, एक तो लास्ट में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वाला 1900, और एक और जो आपने ऊपर पे करा था 8000। तो 8000 प्लस 1900 विल गिव यू 9900, देखो ये लिख दिया। फिर उसके बाद लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस जो आपने लिखे थे 1600 रुपए, वो भी आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी ली, मगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो कुछ था ही नहीं इसमें, तो इसमें मैंने वैसे लिख दिया लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस के बाद, सॉरी वो सिक्योर्ड यहां पर नहीं आएगा, वो तो यही आ जाता है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, ये मैं समझाऊंगा अभी छोड़ दो उसको आप, है ना। तो अभी हम लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस थे वो लिख दिए, उसके बाद आप लिखते हो पहले लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, जिसमें प्रिंसिपल था 60,000 और इंटरेस्ट था आपका 1500। तो आपने दिखा दिया बस लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज का यहां पर इंटरेस्ट, मगर वहां पेमेंट करते टाइम आप अलग से ही कर रहे हो, बट दिखाने के टाइम आप यहीं पर साथ में दिखाओगे उसको। तो दैट इज 61,500 जो मैंने उनको फ्लोटिंग चार्ज जिनका था उनकी लाइबिलिटी को हमने पेमेंट करा। फिर हम दिखाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हेडिंग है ये सब, तो ये हेडिंग के नाम पर ही आएगी। पेमेंट का लीगल ऑर्डर वही चलेगा जो वर्किंग नोट में बनाया था,
बट दैट हेडिंग्स यू हैव टू राइट इन दिस मैनर ओनली। और फिर आप लिखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसमें आप दिखाओगे प्रेफरेंशियल और अदर्स, वो अनसिक्योर्ड में आ गया, टोटल दिखा दिया। फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स लिखा है तो उसमें जो भी उनका था 1,32,000, कितने शेयर्स पर दे रहे थे? 12,000 पर। तो 1,32,000 डिवाइड बाय 12 कर दिया आपने, तो एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर दे रहे थे आप, वो लिख दिया आपने। और जो फिर बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम पर लिख दिया। बस इसमें बाय 2 करके नहीं लिखते, सिर्फ अमाउंट ऐसे डायरेक्टली बताते। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा तो आप दे रहे थे उनको 95,000 और उनके शेयर से टोटल उनके शेयर से टोटल हमारे पास 20,000, तो 95,000 डिवाइड बाय 20,000 कर दिया, तो आपके पास वो भी अमाउंट आ गया। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया जिससे आपको हर बार बनाना है। मैं वापस से फॉर्मेट बताता हूं। डेबिट साइड में, मतलब सॉरी, रिसिट साइड में 4 चीजें, कैश एंड बैंक। रिसिट साइड में 4 चीजें, कैश एंड बैंक, एसेट्स रियलाइज्ड, थर्ड सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, फोर्थ कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये 4 चीजें। लाइबिलिटीज, मतलब सॉरी, पेमेंट साइड में जब आप पेमेंट साइड बनाओगे तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आप लिखोगे लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज। कोई बोलेगा सिक्योर्ड लाइबिलिटीज कहां गई? वो बेटा यहां आ जाएगी, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में आ जाएगी, वो मैं समझाऊंगा कैसे आएगी। तो अभी आपने इसमें अगर वैसे आप चाहो तो आप उसको यहां पर भी पेमेंट दिखा सकते हो, फिर यहां पर भी अमाउंट दिखा करके यहां पेमेंट दिखाओ, या फिर ये अलग, मतलब यहीं पे पेमेंट दिखा देंगे तो यहां नहीं दिखाना पड़ता है, वो मैं समझाऊंगा। अभी आपको अभी उसको आने दो सिक्योर्ड लाइबिलिटीज को, ये फॉर्मेट है, ध्यान रखना है आपको। जो तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेट एक्सपेंसेस हो गया ना। इसके बाद आप क्या दोगे? इसके बाद आप दोगे लाइबिलिटीज विद द फ्लोटिंग चार्ज। उसमें आप डिबेंचर्स और उनका जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट आप इंटरेस्ट का कर रहे हो वो सब लेकर बता दोगे। फिर आप बताओगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हेडिंग डालोगे, उसमें प्रेफरेंशियल अलग दिखाओगे, अदर्स अलग दिखा दोगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिखाओगे, जितने नंबर ऑफ शेयर है उनको कितने रुपए पर ईच से पे कर रहे हो वो दिखा देना, और अमाउंट तो आपने निकाला ही हुआ है वर्किंग नोट से। तो ये तो सिर्फ फॉर्मेट बनवा रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स बताओगे, वापस से जितने नंबर ऑफ शेयर है उससे अमाउंट को डिवाइड करोगे तो पर शेयर कितना पे कर रहे हो वो पता पड़ जाएगा, और एट द एंड आपका ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मैच हो जाएगा। यस, तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बहुत 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 सिंपल है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो, यस, थैंक यू वेरी मच।